हमने जो 100 दिन का हमने अपना कार्य योजना बनाई थी उस 100 दिन की कार्य योजना को हमने पूरा किया और जहां जहां भी और करना होगा हमें वहां हम शराबबंदी करेंगे जिससे हमारे आस्था के केंद्र पे कोई आंच ना आए। मैं समझता हूं कि मैं इसको भूल भी कहूंगा कि ये नेचुरल पार्टीज हमारी नहीं थी जिन दलों में मैं पहले था। देखिए मुझे लगता है कि 24 कोई बहुत बड़ा चैलेंज हमारे लिए नहीं है प्रदेश में। समाजवादी पार्टी में मैं उस वक्त था तो मेरा उनसे यही हमेशा विरोध चलता रहा। उस वक्त उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष से हमेशा कहता रहा, मुख्यमंत्री से कहता रहा कि आपकी सरकार में गुंडागर्दी बढ़ रही है। नमस्कार, मैं हूं आशीष श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं यूपी तक। अब योगी सरकार का दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ, 100 दिन भी पूरे हुए। अब जो बारी है वो सिर्फ 100 दिन के जो टारगेट सेट किया गया था उन डिपार्टमेंट्स की आखिर कितना पूरा हुआ और अब क्या नेक्स्ट एजेंडा होगा। इन सभी सवालों के जवाब के साथ आज हमारे मेहमान हैं नितिन अग्रवाल। नितिन अग्रवाल जी, आबकारी विभाग हो, सभी विभागों से पहले वो एक स्पीकर रहे और अब डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, पूरे प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं और उनके पास भी काफी सवाल हैं। इस 100 दिनों में आखिर किस तरीके से विभाग ने काम किया है, क्या स्ट्रैटेजी है, इस सब पर हम बात करते हैं। नितिन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आपके पास जो विभाग है आबकारी का, एक तरीके से आप कैसे देखते हैं, कैसे आपके लिए ये विभाग जब आप आए तो नया है या आपको लगा कि इसमें क्या डेवलपमेंट्स हो सकते हैं, विकास क्या हो सकता है इसमें, क्योंकि ये तो हम अगर बात करें तो अदर स्टेट में तो बैन है, कैसे आपने इसको शुरुआत की? देखिए, अगर राजस्व की दृष्टि से देखें तो ये विभाग सबसे महत्वपूर्ण विभाग उत्तर प्रदेश में है, क्योंकि सबसे ज्यादा राजस्व अगर कोई विभाग देता है तो वो आबकारी विभाग, एक्साइज देता है उत्तर प्रदेश सरकार को। और जैसा कि आपको पता है कि पिछले फाइनेंशियल ईयर में आबकारी विभाग ने प्रदेश सरकार को 36,200 करोड़ का राजस्व दिया था। इस दृष्टि से महत्वपूर्ण भी है और बहुत सारे चैलेंजेस भी हमारे सामने हैं। चैलेंजेस हैं कि हम कैसे ईयर ऑन ईयर अपने राजस्व को बढ़ाएं, कैसे उसमें वृद्धि लाएं, क्योंकि इस साल का जो हमने टारगेट रखा है वो करीब 42,000 करोड़ से ऊपर का टारगेट रखा है, जो एक बड़ा टारगेट है हमारे सामने और हमें उस टारगेट को कैसे अचीव करना है उस दृष्टि से हम अपनी कार्य योजना हमने बनाई थी और उस कार्य योजना में हम पिछले 100 उसका काम करना शुरू किया था और जो 100 दिन में हमने अपने टारगेट्स को रखा था उन टारगेट्स को हमने अचीव किया है और ऐसे ही लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि आगे अब 6 महीने के टारगेट्स को हम लोग को लेना है, फिर साल, 2 साल और 5 साल, ऐसे ही हमने उन टारगेट्स को भी लिया था जिनको हमें अचीव करना पड़ेगा। मैं आपको बीच में रुकूंगा, लेकिन जब आप योगी आदित्यनाथ की सरकार में शामिल हुए, एक एजेंडा आपने सेट किया होगा कि 100 दिन में प्राथमिकताएं मेरी ये हैं, तो आपकी टॉप 3 वो प्राथमिकताएं कौन सी थी? देखिए, स्वाभाविक है कि अगर राजस्व बढ़ाना है तो सबसे पहली प्राथमिकता तो राजस्व बढ़ाने की थी, जो हमने रखी थी कि हमें राजस्व बढ़ाना है। दूसरी प्राथमिकता थी कि हम उत्तर प्रदेश में अपनी एनफोर्समेंट की एक्टिविटी को बढ़ाएं, क्योंकि जितना एनफोर्समेंट हम बढ़ाएंगे, जितना कच्ची शराब या जहरीली शराब को हम रोकेंगे, उतना हम अपने प्रदेश के लोगों की जान को भी बचा सकते हैं। और तीसरा कि हम लोग जब हम एनफोर्समेंट की एक्टिविटी को बढ़ाएंगे और प्लस प्रोडक्शन को हम अपने स्टेट में बढ़ाएंगे। हम कंज्यूमर स्टेट हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हम प्रोडक्शन स्टेट बने, हमारे यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़े, इंडस्ट्रीज आएंगी हमारे विभाग में, हमारे तो उसमें रोजगार के अवसर भी नौजवानों को मिलेंगे, रेवेन्यू भी बढ़ेगा। तो ये 3 टारगेट्स हमने बना के रखे थे कि इन 3 टारगेट्स को हमें कैसे अचीव करना है। 100 दिन में सर आपने तीनों पूरे किए हैं? नहीं, बिल्कुल, हमने जो 100 दिन का हमने अपना कार्य योजना बनाई थी उस 100 दिन की कार्य योजना को हमने पूरा किया है। अब अगर हम बात करें कि ये तो प्रेजेंटेशन 100 दिन की हुई है, मुझे लगता है कि योगी सरकार ने फिर 6 महीने का अब एक एजेंडा सेट किया है, तो अब आगे आने वाले 6 महीने के लिए आपके लिए कैसे रहेंगे और क्या वो प्राथमिकताएं अब आप तय करने वाले हैं? देखिए, अब आगे कैसे, अब हमें बहुत सी ऐसी नई पॉलिसीज लानी है। हम अभी एक वाइन की पॉलिसी भी लेकर आए थे जिसमें लोकल फ्रूट से वाइन बनाने के लिए हम लोग ने इन्वेस्टर्स को कॉल किया था कि आप आइए, जिससे लोकल के जो फार्मर्स हैं, जो किसान हैं, उनको भी सुविधा मिलेगी, उनका भी आय के स्रोत बढ़ेंगे अगर हम उनसे फल खरीदेंगे। तो ये बहुत अच्छी नीति हम लोग लेकर आए थे। अब आगे की हमारे, अगर हम 100 दिन की और बात करें या 6 महीने की बात करें, तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि हम ऐसे इंडस्ट्रीज को लेकर आएं जो सीधे तौर पे और जो उनके साथ जुड़े हुए किसानों को लाभान्वित कर सके, किसानों को उनकी आय को बढ़ा सके।
सर आप बात करते हैं कि अब आप प्रोग्रेसिव बढ़ रहे हैं आगे इस तरीके से, लेकिन आपने कुछ जिलों के साथ कह सकते हैं या कुछ ऐसे स्थान है वहाँ के लिए ये पार्शियलिटी मानी जाएगी कि चाहे अयोध्या हो, मथुरा हो या काशी हो, वहाँ पे तो पूरी तरीके से बैन कर दिया है। देखिए, मैं इसे पार्शियलिटी नहीं कहूंगा, मैं इसे कहूंगा कि हमारी आस्था के केंद्र हैं ये। चाहे आप अयोध्या ले लीजिए, चाहे आप मथुरा ले लीजिए, चाहे बनारस ले लीजिए, और जो हमारे आस्था के केंद्र है, जहाँ पे लाखों करोड़ों लोग श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं, जो पवित्र जगह है। एक ये निर्णय लिया गया था माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देशन में और उनके आदेशानुसार कि इन जगहों पे जो हमारे बड़े तीर्थ स्थल हैं, वहां पे हम शराब नहीं बिकने देंगे। और इसमें हम लोग ने बड़े निर्णय लिए हैं। जैसे अगर मैं कहूं तो मथुरा के, जहां पे मथुरा बरसाना का जो एरिया है, जहां पे मंदिर है, उस मंदिर के आसपास के एरिया को हमने पूरी तरीके से शराब मुक्ति कर दिया है, शराबबंदी कर दी है। ऐसे ही अभी हाल ही में एक बड़ा फैसला लिया था, जो अयोध्या में 84 कोसी परिक्रमा होती है, उस परिक्रमा का जो रास्ता है, जहां से वो परिक्रमा गुजरती है, उस एरिया में हम बिल्कुल पूरी तरीके से शराबबंदी हमने कर दी है। ऐसे ही अगर आप बनारस का क्षेत्र देखें तो बनारस में जहां मंदिर है, बाबा विश्वनाथ जी का मंदिर है, वहां के आसपास के एरिया को पूर्ण रूप से शराबबंदी हमने कर रखी है। तो ये एक आस्था का प्रश्न है, ये इसमें कोई पार्शियलिटी की बात नहीं है। और जहां जहां भी और करना होगा हमें, वहां हम शराबबंदी करेंगे, जिससे हमारे आस्था के केंद्र पे कोई आंच ना आए। क्या आगे उम्मीद की जाए कि और भी ऐसे जिले होंगे या ऐसे स्थान होंगे आस्था के जहाँ पर ये पाबंदी? नहीं, बिल्कुल माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोग उसमें जो भी निर्देशन मिलेगा, जो भी हम लोग डिस्कशन होगा, और भी अगर ऐसी मांग आएगी कहीं पे या जरूरत होगी तो हम वहाँ शराबबंदी करेंगे। सर, हमने देखा है कई बार मांग उठती है कि शराब को लेकर लोगों में ये रोष रहता है कि इसको नहीं बिकना चाहिए, बंद होना चाहिए। जैसे आप बिहार की माने तो वहाँ पर पूरी तरीके से बैन है। आपको लगता है उत्तर प्रदेश में इसके लिए कितना अहेड है, या क्योंकि रिवेन्यू के मामले में तो सबसे आगे है, इसकी वजह से आपको इसके बीच में क्या डिफरेंस? देखिए, एक ये स्वाभाविक है कि आप जहां पे शराबबंदी करेंगे वहां पे नकली शराब का प्रचलन बढ़ेगा, और जो देशी तरीके से शराब बनाने का जो लोग जो बनाते हैं उनको प्रोत्साहन मिलेगा। और जैसा कि मैं कहूं कि अगर आप शराबबंदी की बात कर रहे हैं तो एक बड़ा सोर्स रेवेन्यू का प्रदेश सरकार के लिए है, क्योंकि ये जो पैसा है ये डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स में भी लगता है। सरकार को इससे काफी लाभ भी मिलता है, क्योंकि कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जहां पैसे की आवश्यकता होती है, और आबकारी ऐसा विभाग है जो एक बड़ा रेवेन्यू भी दे रहा है। तो मैं तो ये कहूंगा कि ये बंद तो नहीं होगा उत्तर प्रदेश में, ऐसा कोई निर्णय नहीं होगा, और एक बड़ा रेवेन्यू का सोर्स है जो हम लोग ले रहे हैं। ये तो निर्णय शासन का होगा, सरकार का होगा। सर, लाइसेंस की बात रही, बड़ा आपने इजी कर दिया है लाइसेंस लेना भी, शायद अब छोटे छोटे भी लाइसेंस दिए जा रहे हैं। तो ऐसे क्या जो लोग घरों में रखते थे, शराब के जो शौकीन थे, वो अब घरों में भी रखते थे, क्या लाइसेंस इजी किया गया, एक्सेस किया गया? नहीं, हमने उसके लिए होम बार लाइसेंस की नीति लेकर आए हैं हम लोग। बहुत सारे लोग हैं जो अपने घरों में स्टॉक रखते हैं, अभी तक वो इलीगल था, वो नहीं रख सकते थे, लेकिन लोग रखते थे। उसके लिए हम उन लोगों के लिए एक अवसर लेकर आए हैं कि वो हमारा लाइसेंस ले सकते हैं, होम बार लाइसेंस का। पूरे एनुअली लाइसेंस होता है, और जिससे उनको परमिशन मिलेगी। एक लिमिट हमने सेट करी है कि इतने लीटर अल्कोहल वो अपने घर में रख सकते हैं। तो ये के अवसर हमने दिया है कि आप जो इलीगल काम कर रहे हैं उसको आप एक लाइसेंस लेकर उसको लीगल कर सकते हैं। सर, 5 साल का लंबा समय आपके पास है, बहुत काम करने को है। आपको लगता है क्या क्या संभावनाएं हैं इसमें, और आगे कैसे प्रोग्रेसिव वे में जा सकते हैं? देखिए, 5 साल का लंबा वक्त है, और हमारा टारगेट है कि हम 5 साल के बाद, जब 5 वर्ष का समय पूरा हो, तो हम इस रेवेन्यू को 36,000 करोड़ से बढ़ाकर 80,000 करोड़ तक ले जाएं। ये हमने एक लक्ष्य बनाया है, और इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए हम लोग ने एक कार्य योजना बनाई है, जिसपे हम काम कर रहे हैं, प्रयासरत हैं। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी का दिशा निर्देशन हम लोग को मिल रहा है, उनका समय समय पर मार्गदर्शन मिलता रहता है, मुझे पूरी उम्मीद है कि हम 5 वर्ष, जब हमारा समय आएगा 5 वर्ष के बाद, तो हम इस रेवेन्यू को 80,000 करोड़ तक पहुंचा देंगे। सर, अब बात करते थोड़ा सा राजनीति की आपसे जुड़ी हुई। आप हरदोई से राजधानी तक का सफर कैसे? सर, दूरी तो कम है, लेकिन बहुत जगह आपको जाना पड़ा, बहुत दलों में जाना पड़ा, और आज बीजेपी में है, क्या कहेंगे? देखिए, भाजपा हमारा स्वाभाविक दल है, और हम तो कहते हैं कि वैश्य समाज का तो घर ही भाजपा है, और भाजपा में ही शुरुआत हुई थी समाज की, मतलब समाज से ही शुरुआत हुई थी दल की। बड़ा देर कर दिया आने में, इससे पहले भी आप
और भी दलों में रहे। अब उस वक्त परिस्थितियां क्या थी, उस वक्त जो परिस्थितियां थी, मैं समझता हूं कि एक मैं उसको भूल भी कहूंगा कि ये नेचुरल पार्टीज हमारी नहीं थी जिन दलों में मैं पहले था। लेकिन मैं कह सकता हूं कि बीजेपी में आने के बाद एक अपनापन मिला है, एक अपनापन महसूस हुआ है। ऐसा लगा है कि हम अपनों के बीच में आए हैं। और 2018 में मैं पार्टी में आया था। उसके बाद से लगातार चाहे संगठन में से कोई निर्देशन मिला हो, चाहे सरकार द्वारा कोई निर्देशन मिला हो, लगातार हम लोग काम कर रहे हैं। और मैं कहूंगा कि ये जो वक्त है, एक काफी सीखने को मुझे मिला है, चाहे प्रशासनिक तौर पे, सरकारी तौर पे हो, और चाहे वो अपने क्षेत्र के उस पे हो। मुझे काफी कुछ सीखने को मिला है, काफी कुछ पता लगा है कि कैसे संगठन में काम किया जाता है, कैसे क्षेत्र में संगठन की गतिविधियों को बढ़ाया जाता है। और ये मेरे लिए बहुत अच्छा समय है। और मैं तो कोशिश यही कर रहा हूं कि जितना ज्यादा मैं सीख पाऊं उतना मैं सीखूं, जिससे भविष्य में मैं और बेहतर कर सकूं। सर, आपको लगता है 2024 जो है बड़ा है क्योंकि उत्तर प्रदेश के लिए आपके सामने एक दल है समाजवादी पार्टी, जिसमें आप रहे भी हैं कहीं ना कहीं, और अब 2024 आपकी लड़ाई कैसी है? क्योंकि संगठन में भी आप रहे हैं, मजबूती से रहे हैं, आज जिम्मेदारी निभा रहे हैं, तो ऐसे में 2024 की कितनी राह? देखिए, मुझे लगता है कि 24 कोई बहुत बड़ा चैलेंज हमारे लिए नहीं है प्रदेश में। आप देखें, 24 का चुनाव प्रधानमंत्री चुनने का चुनाव है, जनरल इलेक्शन है। और आज अगर आप देखें, देश में आदरणीय प्रधानमंत्री जी से बड़ा कोई चेहरा नहीं है। अगर आप खुद ही सवाल अगर ये करें कि अगर मोदी जी प्रधानमंत्री देश के नहीं होंगे तो कौन होगा, तो किसी के पास जवाब नहीं होगा, क्योंकि मोदी जी से बड़ा चेहरा आज कोई है ही नहीं। जो विश्वास देश के लोगों का मोदी जी के प्रति है कि अगर देश का नेतृत्व मोदी जी कर रहे हैं तो देश सुरक्षित भी रहेगा और देश का सम्मान भी बढ़ेगा। तो एक ये जो विश्वास आम जनता के मन में और दिल में मोदी जी के प्रति बढ़ा है, मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में आने वाले 2024 के चुनाव में हालांकि अभी आप देखिए, उपचुनाव हुआ आजमगढ़ का और रामपुर के। अगर उपचुनाव का रिजल्ट देखें, दोनों जगह जहां भाजपा कभी नहीं जीती थी, पहली बार हम जीत कर आए हैं। मुझे लगता है कि इस बार हम 80 की 80 लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश से जीत के जाएंगे। सर, आप डिप्टी स्पीकर और उसके बाद सीधे जिम्मेदारी, ये जो बदलाव आ रहे हैं, तो आपको लगता था कि इस बदलाव के लिए आप पूरी तरीके से तैयार थे? क्योंकि योगी जी ने आपको एक बड़ी जिम्मेदारी दी, फिर कैबिनेट में लेकर आए, तो ये सारी चीजें आप कैसे देखते हैं अपने जीवन में? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण समय है। मुझे डिप्टी स्पीकर पार्टी ने बनाया और एक बड़ा निर्णय पार्टी ने किया था, हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने किया था। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अमित शाह जी और माननीय मुख्यमंत्री जी सबने मिलकर एक बड़ा निर्णय मेरे लिए किया था। और हालांकि 3 महीने का समय मुझे केवल मिला एज उपाध्यक्ष डिप्टी स्पीकर, लेकिन एक बड़ा अनुभव मिला मुझे उस 3 महीने में भी। और उसके बाद सरकार बनी और चुनाव लड़ा, सरकार बनी, और सरकार में एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आदरणीय हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व और माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे दी है। तो मेरे लिए एक बड़ा अवसर है अपनी परफॉर्मेंस देने का, ये दिखाने का कि अगर विश्वास आपने मुझ पे किया है तो उस विश्वास को मैंने पूरी तरीके से निभाया है। ये एक जिम्मेदारी मेरे ऊपर है और एक बड़ी जिम्मेदारी है। और मैं आपके माध्यम से ये जरूर कहना चाहूंगा कि मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि मेरे नेतृत्व ने जो मेरे ऊपर विश्वास किया है, मैं उस विश्वास को हमेशा बना के रखूं। आपने समाजवादी पार्टी के लिए कहा था कुछ दिन पहले, या ट्वीट भी किया था कि जो माफिया की बात होती है तो नाम आता है। आप रहे भी पहले थे, फिर अचानक इस तरीके की बात निकलकर सामने आई। क्या कहेंगे आपकी? माफिया तो योगी सरकार तो बुलडोजर चला के दूर कर रही है। देखिए, समाजवादी पार्टी में मैं उस वक्त था तो मेरा उनसे यही हमेशा विरोध चलता रहा। अब उस वक्त उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष से हमेशा कहता रहा, मुख्यमंत्री से कहता रहा कि आपकी सरकार में गुंडागर्दी बढ़ रही है, क्योंकि आपकी पार्टी का काडर जो है, जो कार्यकर्ता है, वो सड़कों पे गुंडागर्दी करते हैं। ये अच्छा संदेश नहीं जा रहा है, क्योंकि सरकार आपकी है और अगर आप ही के कार्यकर्ता गुंडागर्दी करेंगे तो ये सरकार के लिए बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है। लेकिन मेरी एक नहीं सुनी गई। मैं लगातार उनके मंचों पे, उनके पार्टी के मंचों पे मेरा अपना विरोध दर्ज कराता रहा। और आज आप देखिए, आज योगी जी की सरकार दोबारा उत्तर प्रदेश में आई है। 17 में आए थे, उसके बाद 22 में आए हैं। किस लिए? ये तो 37 वर्ष बाद 37 वर्षों बाद ये हुआ है कि कोई सरकार दोबारा लौट के आई है, केवल इसलिए कि प्रदेश की कानून व्यवस्था को जिस तरीके से योगी जी ने सुधारने का काम किया है और जिस तरीके से पिछले 5 वर्षों में योगी जी ने अपराधियों के खिलाफ अभियान चलाया है, उस अभियान को देखकर आम जनता में भरोसा पैदा हुआ
कि यही एक सरकार है जो अपराधी को जेल के अंदर भेज सकती है और जो गुंडागर्दी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। और जहां तक कि संकल्पों की बात है, जो 17 में जो भाजपा जो संकल्प लेकर आई थी, उन संकल्पों को 100% 5 वर्षों में सरकार ने पूरा करके जनता के बीच में रखा है। ये एक पूरी तरीके से जनता का विश्वास ही था, जब जनता ने 2017 में पूर्ण बहुमत की सरकार दी और 2022 में फिर से भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का मौका दिया। सर, थोड़ा सा फैमिली पे जाते हैं। फादर आपके पॉलिटिशियन थे और हैं भी एक तरीके से मजबूत। आप उनसे सीखते हैं, राय लेते हैं क्या? क्योंकि आप भी अब एक मैच्योर पॉलिटिशियन है इस समय। नहीं, देखिए, चाहे कोई कितना भी मैच्योर पॉलिटिशियन क्यों ना हो जाए, लेकिन पिता से हमेशा सीखने को ही मिलता है। और उनका एक बहुत लंबा अनुभव राजनीति में है, 43-44 साल का अनुभव है, जो मुझे तभी आएगा जब मेरी इतने साल की राजनीति होगी। तो पिता से तो हमेशा आदमी बेटा सीखता ही है, और मैं लगातार उनसे सीखता भी रहता हूं, उनसे बात भी करता रहता हूं, कैसे आगे करना है, काम करना है, वो मुझे लगातार गाइड करते रहते हैं। सर, कुछ ऐसी बात जो आप शेयर करना चाहें, वो आपको लगातार बताते हैं? नहीं, मतलब क्षेत्र में कैसे कार्यकर्ताओं का काम करना, कैसे करना है, कैसे अपने क्षेत्र को मजबूत करना है, कैसे डेवलपमेंट की चीजों को क्षेत्र में लेकर आना है, कैसे सरकार और संगठन के बीच में तालमेल बना के रखना है, ये सब तमाम विषय हैं जो मेरे पिता मुझे बताते रहते हैं और मैं उनसे सीखता रहता हूँ। आप यानी परिपक्व एक जो राजनीतिक है, आने वाले समय में हमें नितिन अग्रवाल के रूप में मिलेंगे? अब देखिए, मैं अपनी तो पूरी कोशिश कर रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ, और अब तो सब ईश्वर के ऊपर है। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा, पूरा प्रयास करूंगा कि मुझे जो भी जिम्मेदारी दी गई है या आगे कोई जिम्मेदारी मिलेगी तो उसे पूरी निष्ठा से और पूरी ईमानदारी से निभाऊं। सर, वापस लौटते हैं जरा 100 दिन पे ही। अब जो आपका डिपार्टमेंट है, फाइनली अगर हम बात करें तो कच्ची शराब को लेकर जो काफी डेथ्स होती रही है, उत्तर प्रदेश में भी कई केसेस ऐसे रिपोर्ट किए गए हैं, लगता है कि उस पर लगाम लगाने की और अभी जरूरत है या उसके लिए आप कुछ आगे? नहीं, बिल्कुल, ये तो एक सतत प्रक्रिया है। कच्ची शराब और जहरीली शराब की अगर आप बात करें तो कुछ घटनाएं जरूर हुई थी प्रदेश में, और इस पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत सख्ती से कार्रवाई भी करी थी। और जब मुझे विभाग मिला था तो मैंने अपनी पहली समीक्षा बैठक में अधिकारियों से यह स्पष्ट कहा था कि ऐसी घटना प्रदेश में नहीं होनी चाहिए, इसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए, और अगर ऐसी घटना होगी तो फिर आपके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। इसके लिए हम, जैसे मैंने पहले सबसे शुरुआत में कहा था, एनफोर्समेंट की प्रक्रिया को हम बढ़ाया है। ये इसलिए बढ़ाया है क्योंकि एनफोर्समेंट की जहां पे ज्यादा छापे हम पड़वा रहे हैं, देख रहे हैं, जिन पॉइंट्स को हमने आइडेंटिफाई किया कि इन पॉइंट्स पे लोग शराब बनाने का काम करते हैं, लोकल शराब बनाते हैं, उन पॉइंट्स को हमने चिन्हित करते हुए वहां पे कार्रवाई करने का काम किया है। और ये सतत प्रक्रिया है, प्रक्रियाशील प्रक्रिया है जो चलती रहेगी। और अब तो हम पूरे साल हर महीने करीब हम एनफोर्समेंट की प्रक्रिया को चला रहे हैं, 1 हफ्ते की या 10 दिन की प्रक्रिया चला रहे हैं, जिससे हम इन सब एक्टिविटीज को रोक सकें। सर, मंदिर और मस्जिद के आसपास का क्या नियम है सर? क्योंकि आसान भाषा में हम समझना चाहेंगे। आज हमारे साथ मौजूद है कि जो शराब की दुकान होती है, कितनी दूरी पे होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, क्योंकि ये इश्यू भी उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं रहा है। नहीं, देखिए, उसमें नियम जो है कि 100 मीटर पे, चाहे स्कूल हो, हॉस्पिटल हो, मंदिर हो, उन 100 मीटर की दूरी होनी चाहिए। और उसमें भी कई सारे ऐसे नियम है कि मंदिर या मस्जिद कोई हो तो उसको रजिस्टर होना चाहिए, उसकी कोई ट्रस्ट होनी चाहिए और वो ट्रस्ट रजिस्टर होना चाहिए। तो ये बहुत सारे इंटिग्रिटीज हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हैं। अगर मैं डिटेल में जाऊंगा तो उसको काफी समय लगेगा, लेकिन अगर मोटा मैं आपको जानकारी दूं कि उसमें जो डिस्टेंस का हमारा मानक है वो कम से कम 100 मीटर के डिस्टेंस का मानक है। सर, अब जो नेक्स्ट 6 मंथ का जो हमें सुनने में आया कि टारगेट मिल रहा है आप लोगों को, क्या आप सेट कर रहे हैं उसको? नहीं, अब हमें 6 महीने का टारगेट हम लोग ने बना ही रखा था। जब शुरुआत में सरकार बनी थी तो हमने उस वक्त, जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी विभागों का प्रेजेंटेशन लिया था, तो उसी वक्त हम लोगों ने 6 महीना, 2 साल, 5 साल के अपने टारगेट्स बनाए हुए थे। तो अब 100 दिन का जब हमारा खत्म हुआ है, अब हमारा 6 महीने का शुरू हुआ है, और अब 6 महीने में जो हमने अपने गोल सेट किया है, उन गोल्स को हमें अचीव करना है। योगी सरकार लगातार तो 100 दिन का टारगेट, 6 महीने का, आपको लगता नहीं कि कॉर्पोरेट टाइप का जो है वो सरकार चल रही है? थोड़ा सा आपको नया लगता है? क्योंकि इससे पहले जो भी सरकार रही उत्तर प्रदेश में, कभी इस तरीके की जो स्ट्रैटेजीज नहीं अपनाई। नहीं, देखिए, बिल्कुल काम करने का तरीका यही होता है कि जब तक आप अपना गोल सेट नहीं करेंगे, आपको पता नहीं होगा कि आपको अचीव क्या करना है, तो आप क्या काम करेंगे।
आप जब तक अपना गोल अचीव करते हैं उसके बाद आप उस पर चलने का अपना एक पाथ बनाते हैं, आप अपनी स्ट्रैटेजी बनाते हैं। और ये बिल्कुल कॉर्पोरेट स्टाइल की अगर वर्किंग है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि हमने जो गोल सेट किया है प्रदेश की जनता के लिए कि हम अगर आए हैं तो सेवा करने के लिए आए हैं, और अगर हमें जनता ने मौका दिया है तो हम आम जनमानस के लिए जो भी योजनाएं चला सकें और उसको ग्राउंड लेवल तक उसको ले जा सकें, जिससे उनको वाकई लाभ मिले। ऐसा नहीं कि केवल योजनाएं चलाना भी एक अलग बात होती है, लेकिन उस योजना का लाभ भी मिलना चाहिए जिसके लिए हम चला रहे हैं। तो उसके लिए हमें जब तक हम एक कॉर्पोरेट स्टाइल की वर्किंग को नहीं अपनाएंगे तब तक हम उसको अचीव नहीं कर सकते। और मुझे खुशी है कि हमारी सरकार जो भी घोषणाएं करती है, जो योजनाएं चलाती है, उस योजना का लाभ नीचे उस लाभार्थी को पहुंचाने का काम करती है, केवल दिखाने के लिए योजना नहीं बनती है। और ऐसी तमाम योजनाएं हैं जो पहली बार लोगों को हम लोग तो ग्राउंड लेवल पर रहते हैं, लोगों से इंटरेक्शन करते हैं, साथ में रहते हैं, तो पता लगता है, लोग कहते हैं कि हमें पहली बार इसका लाभ मिला है, पहले कभी किसी सरकार ने हमारे लिए नहीं सोचा, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमने हमारे लिए सोचा भी और करके भी दिखाया है। सर, आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगा कि 2024 की तैयारी में आपका योगदान क्या रहेगा? हमें देखिए, पार्टी जो निर्देश करेगी, मैं हरदोई से आता हूं, हमारे यहाँ 2 लोकसभा सीटें हैं। मेरे क्या जिम्मेदारी हम लोग को उन लोकसभा सीटों को जिताने की दी जाएगी, और उसके बाद पार्टी संगठन जो हम लोग को आदेश देगा, जो उनका निर्णय होगा, उस पर हम लोग काम करेंगे।